आपने एक सपना देखा था जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब वो संविधान बना रहे थे, तो उनका सपना था कि सबके पास सम्मानजनक जिंदगी हो, सबके सर पर छत हो। और उसी का नतीजा है आज की देश भर में जो खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी हैं, वो एसोसिएशन चलाते हैं, एकजुट होते हैं और उस सपने को पूरा करते हैं। आज मैं LIC के पटना दफ्तर में हूँ, जहाँ KP चौधरी, आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन महासंघ के वो महासचिव हैं और उनका पटना में आए हैं और वहाँ SC ST एसोसिएशन का दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया है। LIC छत भी आपको देता है, एक भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वित्त कंपनी है, भारत का बैकबोन कहा जाता है। और उसी तरह से KP चौधरी जो है वो एसोसिएशन के बड़े नेता हैं। भारत में हज़ारों SC ST एसोसिएशन है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा धारा है और जो महासंघ है उसके वो जनरल सेक्रेटरी है, प्रधान महासचिव है। दिल्ली दफ्तर हमने आपको दिखाया है, आज पटना में है, हम लोग पटना में चुनाव कवर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हो गई है। क्या लग रहा है सर कि पटना दफ्तर में देख रहा हूँ, दिल्ली दफ्तर भी देख रहा हूँ, कर्मचारियों का उत्साह भी है। अब आगे कारवा कैसे बढ़ाएंगे आप लोग, आगे की क्या चुनौती है? देखिए, मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि अगर हमारे देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार लें, तो उनके जीवन में एक नया सवेरा आ जाएगा। मेरे जीवन में मेरा हमेशा अंतिम दम तक ये प्रयास रहेगा कि बाबा साहब की शिक्षाओं को आम आदमी के जहन में उतारा जाए। बाबा साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पर हमारे समाज का हर व्यक्ति चलने की कोशिश करे। और जिस दिन ऐसा होगा, निश्चित रूप से भारत में ये जो बहुजन समाज है, इसके लिए एक सवेरा होगा। और बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार आज चरम सीमा पर हैं, आपने अभी देखा हाथरस का मामला भी आपने देखा। इससे पहले हर रोज कुछ ना कुछ जायजियाँ सरकारी क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे होते हैं, झूठे विजिलेंस के मसले होते हैं, 10-10 साल तक चार्जशीट झेलते हैं, उसके बाद प्रमोशन से वंचित होते हैं, उनकी पोस्टिंग भी उल्टी सीधी होती हैं। और इस दफ्तर के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि दिल्ली कनॉट प्लेस में जो मुख्यालय है कल्याण संघ का, वो आपने अक्सर उसमें आप आते हैं, कवर करते हैं। इसी तरीके से हमारा देहरादून के अंदर एक मुख्यालय है, हमारा जालंधर के अंदर एक मुख्यालय है, हमारा इंदौर के अंदर मुख्यालय है, बॉम्बे में हमारा एक मुख्यालय है, चेन्नई में हमारा एक मुख्यालय है, कलकत्ता में हमारा मुख्यालय है, तो जगह जगह, सूरत में हमारा मुख्यालय है। तो हर जगह जगह हमारे संगठन के जो ये दफ्तर खुल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि एक पहचान होती है गांव में, अगर किसी बिरादरी की चौपाल होती है तो चौपाल से एक आइडेंटिटी बनती है। और ये दफ्तर उसी दिशा में आने वाले समय में हमारे समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। मेरा एक प्रयास है कि देश के जो 113 मंडल हमारे काम कर रहे हैं और 10 जोनल कमेटी काम कर रहे हैं, सभी जगह ये मुख्यालय हमारे होने चाहिए, जहां से समाज की गतिविधियों को हम लोग सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। क्या लग रहा है सर, LIC में आप काम कर रहे हैं और जो आप परिसंघ जो है आपका, जो महासंघ है आपका, उसके महासचिव भी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, जो मैक्सिमम फोन आते हैं, जो डिपार्टमेंटल, जिस तरह से डिपार्टमेंट उनके साथ भेदभाव हो, ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, सब को लेकर होता है, तो वो कैसे संपर्क साधे आप लोगों से और क्या पैन इंडिया नेटवर्क आप लोग का काम कर रहा है? देखिए, जैसा कि आपने भी परिचय बताया कि 1997 में जब ये महासंघ बना था, तो उस समय मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और मेरे साथ में कई चेयरमैन बदल गए। उसमें एक चेयरमैन तो BJP से सांसद भी बने और उसके बाद कभी CPWD, कभी रेलवे, कभी विद्युत बोर्ड फेडरेशन, फिर अलग अलग विभागों के लोग मेरे साथ चेयरमैन के रूप में रहे। लेकिन मेरा सौभाग्य है बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से और मेरे समाज का मुझे भारी समर्थन रहा है कि मैं महासचिव की जिम्मेदारी को 97 से निभा रहा। आपने देखा कि 97 में जो रैलियां हुई, 98 में, 99 में, 2000 में रैलियां हुई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आए। सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 में किया, तब जाकर के आरक्षण को हम बचा पाए। 4-4, 5-5 हमने अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन दिल्ली की धरती पर किए। उसके बाद में समाज का जो आदेश हुआ, 2 बार यूनाइटेड नेशंस में हमारा संबोधन हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके बाद कनाडा पार्लियामेंट में, और दुनिया के कोने कोने में बाबा साहब के मिशन को पहुंचाने की हमने हर संभव कोशिश की है। तो जहां भी जिस विभाग में जो कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा महासंघ उसमें पूरी कोशिश करता है कि वहां पर हम जाएं, उन लोगों की समस्या सुनें और वहां के प्रबंधन से बात करें। बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आयोग की मदद लें, पार्लियामेंट्री कमेटी की मदद लें, सरकार की मदद लें और कोशिश ये करते हैं कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पूछे जाएं, उसको हमेशा उसको किसी प्रकार का दर्द ना हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उसको न्याय मिले। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या लग रहा है कि आगे क्या करने की जरूरत है ताकि और जो यूनिटी है वो मजबूत हो
और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन के शिकार न हो कर्मचारी, ड्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है। और उन तमाम लाखों कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या जो जिनको आपके बारे में पता नहीं है? परिवारवाद की सीमा से बाहर आ जाएं, संगठन की परिधि से बाहर आ जाएं, एक आम कार्यकर्ता बन जाएं, बाबा साहब के मिशन को अपने जीवन में उतार लें, 22 प्रतिज्ञाओं को रोज पढ़ें। हाथों में जो अंगूठियां हैं उनके पत्थरों को निकाल के फेंक दें। ये हाथों में जो अंगूठियां डली हुई हैं, ये डर और भय आपको आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया हुआ है, और ये जो डर है ये आपको बहुत परेशान करता है। तो मेरा ये कहना है कि जब बाबा साहब को आप पढ़ेंगे तो आप में एक मजबूती आएगी, और पढ़ेंगे तो और मजबूती आएगी। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने वाले लोग जब सरकार की नौकरी में आए तो उनको रोजी रोटी मिली, उनकी गरीबी दूर हुई, गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं समझ पाए और डॉक्टर अम्बेडकर का आशीर्वाद जिन लोगों को नहीं मिला, जो गाँव में किसानों के यहाँ मजदूरी करने के लिए आज वो मजबूर हो रहे हैं, आज उनके पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, मान सम्मान की बात तो आप छोड़ दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कि आप लोगों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्जा है, जिसको आपको उतारना है। उतार कैसे सकते हैं? पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का अगर आप निर्वहन करते हैं। एक बच्चे को गांव में अगर आप 1 महीने में 3 दिन शराब ना पिए, 4 दिन शराब ना पिए, और उस पैसे को बचा करके गांव के किसी एक बच्चे को गोद ले लें और उसकी पढ़ाई का खर्चा अगर एक आदमी अगर उठा ले, तो कम से कम मैं कहूंगा कि 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो आने में कामयाब हुए, तो 40 लाख बच्चे आप पढ़ा सकते हैं। और एक बच्चे के शिक्षा प्राप्त करने से एक परिवार जो है वो गरीबी की रेखा से ऊपर आता है। तो इसमें मेरा यह कहना है कि डर और भय को निकाल दें। बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे उतना डर और भय आपका निकलेगा। 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में जरूर उतारें, और जो भी देश की स्थिति उस स्थिति को समझें, और समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और जब आप अपने देखिए, जो भरा नहीं है भावों से, बहती से रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती इसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर में, इसमें अपनी कौम के लिए प्यार नहीं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं। तो आप लोग प्यार करिए अपने लोगों से। मैंने देखा कि 2 व्यक्ति कोई आपस में प्यार नहीं करते, दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं है। मैं कहता हूं आप एक दूसरे के साथ आइए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे की बुराई बंद करिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होइए। जब 2 आदमी मिलेंगे, और जिस दिन ये 85% लोग मिल जाएंगे, तो उस दिन निश्चित रूप से इस बहुजन समाज का एक नया सवेरा होगा। और ये राष्ट्र, भारत राष्ट्र जो है, निश्चित रूप से इसके, देखिए मैं ये कहना, और मैं भारत की सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए शांति प्रिय समाज है, देश के विकास के लिए समर्पित समाज है। सरकार की नौकरियों में घोटालों की जांच अगर आप करते हैं तो उसमें SC ST के लोगों का नाम नहीं आता, क्योंकि वो घोटाला करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, ना उनमें घोटाला करने की क्षमता होती है। और अगर देश के पैसे के घोटाले की बात की जाए तो उसमें भी SC ST के लोगों का नाम नजर आता है, कोई चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये लोग तो खेतों में काम करके, धान बोकर, गन्ना बोकर, कपास बोकर के इस देश को कृषि प्रधान बनाकर देश का अर्थ विकास कर रहे हैं। शहरों में सड़कें बना करके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके, फ्लाईओवर बना करके ये लोग शहरी विकास कर रहे हैं। ये बहुत ही देश के प्रति समर्पित समाज है। और इसके विकास की बात किए बिना राष्ट्र के विकास की बात अगर की जाती है तो मुझे लगता है कि ये एक सोचने का विषय होना चाहिए। और जब तक हम इस 85% की गरीब समाज के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तब तक भारत राष्ट्र का विकास संभव। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि 24 घंटे वो काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, पूरा देश ही उनका परिवार है। तो ये जो SC ST समाज, ये भी उनका परिवार का हिस्सा है। तो इस परिवार के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था उनको करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र खत्म हो चुका है। भारत में SC ST समाज के लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे, और सरकार की जो भी मजबूरियां रही हैं, जो भी निजी क्षेत्र अब हो रहा है, सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है, तो ये लोग आज गरीबी की रेखा वापस आते जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, वो बड़े विशाल हृदय के स्वामी हैं, बहुत दूरदर्शी हैं, उनका दृढ़ संकल्प है। तो उनसे मैं कहूंगा कि अगर वो चाहेंगे तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था उनको इसलिए करनी चाहिए कि निजी क्षेत्र वाले लोगों को सरकारी सस्ती जमीन सस्ती दरों पे दी जाती है, और सारा सरकार का बैंकों का पैसा उनके बिजनेस में लगता है। क्योंकि जब सारा पैसा ही सरकार का है, तो इसलिए निजी क्षेत्र के लोगों के लिए संविधान में संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, और इस देश के सबसे गरीब तबके को राष्ट्रीय मूलधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं बाइंड अप करूंगा इसको। एक बात तो तय कीजिए, इस देश में जितने सरकारी संस्थान हैं, LIC भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी है, और इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है,
सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी आरक्षण लागू है। रेलवे, PSU कंपनियां, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं, सेल, गेल, रेल, जिनको नवरत्न कहा जाता है, उसमें जब फायदेमंद में है और इसी के वजह से शायद उनका निजीकरण किया जाए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ताकत दिखाया और तमाम नवरत्न कंपनियों को ऊपर लाया। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। KP चौधरी LIC में एक अधिकारी होते हुए लगातार बाबा साहब के इस विचार को आगे कर रहे, और उसी का नतीजा है कि देश भर में जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन महासंघ है वो फैल रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब बहुजन समाज के ऐसे लोग संसद की आवाज़ बनेंगे तो शायद हो सकता है कि बाबा साहब के सपनों का जो भारत है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो मुझे लगता है बहुजन समाज को, ऐसी आवाज़ को जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहते हुए समाज को संगठित कर रहा है, देश भर के दफ्तरों में ऑफिस खोल दे, वो अगर संसद पहुंचे तो हो सकता है कि समाज की आवाज़ और मजबूत हो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, क्योंकि बाबा साहब ने रास्ता दिखाया। सम्मान से नौकरी कर लेना बड़ी मुश्किल होती है। और KP चौधरी वो सशक्त हस्ताक्षर हैं जो देश भर में घूम रहे हैं, पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों का दफ्तर बना रहे हैं, और वो एश्योर करते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो बहुजन समाज है, उसका हर एक कर्मचारी सम्मान के साथ नौकरी करे। और इसके लिए वो लड़ते फिरते रहते हैं। हमारी आपसे पर्सनल गुजारिश है कि ऐसी आवाज़ को संसद तक पहुंचाइए ताकि आपकी आवाज़ पूरे देश में सुनी जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। जी, जय भीम उद्धार। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।